हम्म। हेलो। आदित्य जी। Yes, sir. Yeah. Shall we start, sir? काफी हो गया, मैं समझता हूँ इंतजार करने से कुछ फायदा नहीं, स्टार्ट करिए। Yes. With your permission, shall we start then, sir? बिल्कुल बिल्कुल, काफी हो गया। 5 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनता। Right, sir. Right. जी। Okay. Uh, First of all, I would like to, on behalf of MCH initiative, I would like to welcome all the uh, experts and clinicians for joining in today's program. And this is the fifth program that we are doing on insulin therapy on certification program on insulin therapy. Our speaker, Dr. Pankaj Agrawal, has been conducting this program with an initiative that it reaches to all the medical concepts in Hindi is easily reaching to all the clinicians across the country. So we started with the introduction and indications part. The second one was on insulin regimen. Third, we did on intensification and initiation and up titration. Fourth, that means the last one, which we attended on the last week, was on optimization and intensification. So, dear clinicians, today is the program where our speaker, Dr. Pankaj Agrawal sir, would be talking about the ICU or perioperative management in the hospital setups. So, with this, without taking much time, I would like to request Pankaj sir to take over the session. Sir, over to you. धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार मित्रों। तो एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लिनिक इंसुलिन थेरेपी के सर्टिफिकेट कोर्स के अंतिम पड़ाव पर हैं हम, जिसमें पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट को समझेंगे और हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, वार्ड में और आईसीयू में एडमिशन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उनके विषय में हम इसमें थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अधिकांश जो हमारी प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इसमें रिपीटिशन भी होंगे और कुछ नई नई बातें हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आरंभ करते हैं अपने एक अगले केस से। 69-year-old मेल, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, एमआई के साथ एडमिट हुए और अनियंत्रित ग्लूकोज वैल्यू। इनको एमआई हो चुका है। 1 2 3 4 5 जो हमारे यहाँ यूजुअली होता है, 2 3 4 5 जितनी तरह की दवाएं होती हैं सब चलाने के बाद जब हम देख रहे हैं कि शुगर पर्याप्त नियंत्रण में नहीं है, तब व्यक्ति सोचता है कि आगे कुछ किया जाए। अब इस वक्त तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, लिथियासिस और पेन एब्डोमेन के साथ एडमिट हो गए। एडमिशन ब्लड ग्लूकोज 316 है इनका। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, एडमिशन ब्लड ग्लूकोज। और यह हम लोग को सबको अपने केस रिकॉर्ड फाइल में मेंशन करने की आदत डाल देनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेशेंट का ग्लूकोज लेवल क्या था, क्योंकि यह काफी कुछ उसकी आगे की प्रोग्नोसिस को निर्धारित करता है। जैसा कि हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि जब पेशेंट आया हमने उसकी ग्लूकोज वैल्यू देखी रैंडम और एक स्लाइडिंग स्केल बनाया। सिस्टर जी, ये रहा स्लाइडिंग स्केल, जितना हो उसके हिसाब से आप प्लेन इंसुलिन देते रहेंगे। और ये हुआ उस पेशेंट का। उसके बाद एडमिशन 16 यूनिट्स दी गई। मिडनाइट 276 थी, 12 यूनिट दी गई। मिडनाइट में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज किया गया डेक्सट्रोज देके। सुबह हाइपरग्लाइसीमिया, सर्जरी पोस्टपोन हुई। 16 यूनिट, 12 यूनिट, ग्लूकोज नॉर्मल। इवनिंग में फिर हाई। मिडनाइट में चेक किया, ठीक थी, ग्लूकोज दिया। सुबह फिर हाइपो। सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद एमआई, फिर हाई, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर हाई, फिर लो। ये सीन इनका डेली चलता रहा 4 दिन 5 दिन तक एडमिशन के
सर्जरी भी हो गई, एमआई भी हो गया, हाई लो चलता रहा। आखिर इसके कारण क्या है? आप लोग फिर मुड़ के देखिए, हमारे वार्ड में एडमिटेड केसेस की यही कहानी होती है। वो इसी हाई और हाइपर और हाइपो के बीच में वो झूलते रहते। अब प्रश्न ये आता है कि ये सारी परेशानियां क्यों हुई। एक दूसरे केस पे निगाह डाल लेते हैं। एल्डरली फीमेल, 21 वर्षों से डायबिटीज, और भी ज्यादा पुरानी, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, फ्रैक्चर नेक ट्यूमर के साथ एडमिट, फास्टिंग पीटी कितना हाई, और ये भी 1 2 3 4 5 दवाएं ले रहे हैं HbA1c 9.8। बुरी हाल में हमारे पेशेंट्स आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरी ऑपरेटिव आउटकम अच्छा होगा। चलिए देखते हैं इनको कैसे मैनेज किया गया। अब इस ये पेशेंट को फ्रैक्चर नेक फीवर है, इनको हमने ओरली अलाउड थी, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के साथ में इनको 1 ग्लास और 3 टाइम की रेगुलर इंसुलिन पर रखा गया। जब मॉर्निंग में ग्लूकोज लेवल हाई था, रेगुलर इंसुलिन देखा, हाई था, रेगुलर इंसुलिन, प्री डिनर भी हाई था, रेगुलर इंसुलिन, इवनिंग में भी हाई था, रेगुलर इंसुलिन के साथ ये बेड टाइम पे इनको ग्लार्जिन दी गई, मिडनाइट चेक कर दिया गया। नेक्स्ट डे जब देखा गया इनकी वैल्यू, तो पहले दिन की वैल्यू से कंपेयर किया। आप ये देखिए, पहले दिन कभी भी हमने इस पेशेंट को बहुत हाई डोजेस नहीं दी। पहली बार हम इनको इंसुलिन आरंभ कर रहे हैं। 3 शॉट्स दिया रेगुलर इंसुलिन के और 1 शॉट दिया ग्लार्जिन। मॉर्निंग में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल पहले से कम आई, लेकिन हमने देखा 6-8 यूनिट से कुछ विशेष नहीं हुआ। तो आज पहले दिन की वैल्यू में हमने 2 यूनिट ऐड किया, इधर भी 2 यूनिट ऐड किया, इधर भी जितना दिया था उसमें 2 यूनिट ऐड किया, और ग्लार्जिन भी जो दी थी उसमें 2 यूनिट ऐड किया। क्या सोच के ऐड किया? इवनिंग ग्लार्जिन हमारी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन करेगी। तो जब हमने देखा 8 यूनिट देने से हमारी ग्लूकोज वैल्यू 198 थी, तो आज 10 यूनिट दिया गया, और देखिए अगले दिन 159 थी। और उस दिन भी हमने 8 + 2 10 करने में 2 यूनिट और चेक किया, इंक्रीज किया, अगले दिन 139। तो क्रमशः हमने इनकी बेसल इंसुलिन की डोज बढ़ाई। जो रेगुलर इंसुलिन थी पहले 6 यूनिट थी, अगले दिन 6 में 2 2 करके अगले दिन देखा 8 पर भी अच्छा काम नहीं आया, तो हमने 8 में भी 2 2 यूनिट ऐड करके दी, और एक रीजनेबल सा कंट्रोल हमारा तीसरे दिन आने लगा, बिना किसी बहुत हाइपर हाइपो स्विंग के। यह 2 केसेस हमें क्या सिखाते हैं? जो हमारा रेगुलर शेड्यूल है स्लाइडिंग स्केल का, जिसमें हम 16-20 यूनिट प्लेन इंसुलिन लेने की राय देते हैं, वो 1-2 इंजेक्शन के बाद एक हाइपो की इवेंट अवश्य कराता है। और हाइपो होने पे हम जब उसको इंसुलिन नहीं देते हैं, अगली वैल्यू फिर हमें हाइपर की मिलती है। ये हाइपर हाइपो के स्विंग चलते रहते हैं, और यही डिफरेंसेस रहा दोनों केसेस में। पहले केस में कोलिस्टेटिक कोलिलिथियासिस थी, पेशेंट नील ओरली था। नील ओरली पेशेंट को भी हम 6 आवरली हम टेस्ट कर रहे थे, और उसको उसके साथ रेगुलर इंसुलिन सबकुटेनियस लगाते जा रहे थे। क्यों? सबकुटेनियस रेगुलर इंसुलिन हम तब देते हैं जब पेशेंट उसके बाद मील ले रहा हो। बिना मील के हम उसको इंसुलिन सबकुटेनियस दे रहे हैं, तो आगे क्या परिणाम होगा? नेक्स्ट पेशेंट में हमने घड़ी के हिसाब से चार्टिंग नहीं की। वो पेशेंट ओरली अलाउड था, प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर चार्टिंग की, और बेड टाइम और मिडनाइट इसलिए की कि कहीं हाइपो तो नहीं हो रहा। तो इस ग्लाइसेमिक चार्टिंग का प्रभाव क्या रहा कि हम उस पेशेंट को उसकी मील पैटर्न के हिसाब से देख पाए कि कब उसकी ग्लूकोज वैल्यू कितनी है, और उसके बिना पे क्या किया। तो जब पेशेंट ओरली अलाउड हो तब तो हम मील्स के अनुसार चलें, जब पेशेंट मिड ओरली हो तब हमें ये करना पड़ता है कि 4 या 6 आवरली, लेकिन इंसुलिन के रजीम में हमें परिवर्तन अवश्य रखना होगा। स्लाइडिंग स्केल जो हम लोग का यूज करने का एक तरीका है, वो भी बहुत हाई हाई डोजेज में स्लाइडिंग स्केल देने का, वह एक रिवीजन की आवश्यकता है। इसमें हम स्मॉल डोज से अगर आरंभ करें, नंबर 1, क्योंकि हमें पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं मालूम।
जो प्रीवियस डे का एक्सपीरियंस हो उसके आधार पे अगले दिन इस चार्ट को हम रिवाइज करें, और यदि पेशेंट ओरली अलाउड हो तो उसमें हम बेसल इंसुलिन साथ में जोड़ें, बेसल बोलस उसको बताएं। यह दोनों चीजें पेशेंट हम इस तरह से हमारा कंट्रोल काफी बेहतर हो सकता है। तो जो पेशेंट नॉर्मल मील्स में है उसमें हमारे ये शेड्यूल्स हो सकते हैं 30-70 ट्वाइस अ डे, या ग्रार्गी प्लस 3 रेगुलर एमएसआई रेजिम। स्लाइडिंग स्केल समहाउ ऑब्सोल्यूट चीज है, और इसको हम लोग को सबको ये बात कब से कही जा रही है, लेकिन हम सब अभी भी स्लाइडिंग स्केल पे चिपके हैं क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। हमने लिख दिया, जाके सो गए, सिस्टर लगाती रही, अगले दिन देख के मैं काट के स्टेप अप कर दी, फिर जाके सो गए, बस। ये हमारी इंकन्वीनियंस है, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंस। 4 रेगुलर कभी नहीं देंगे, कोई एक बेसल इंसुलिन का कवर जरूर देना है क्योंकि इससे स्टेबिलिटी रहती है। जब कभी भी पेशेंट ने ओरली हो हमें सबकुटेनियस इंसुलिन नहीं देनी, हमें पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन के फॉर्म में देनी है, जिससे कि वह एक कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट इंसुलिन का चलता रहे। बेसल जब हम सबकुटेनियस इंसुलिन देते हैं तो उसकी जो पीक और स्पाइक आती है, वो स्पाइक हमारे पेशेंट को हाइपो की तरफ ले जाती है। जो हमारा बेसल बोलस थेरेपी हॉस्पिटल में दी जाती है उसमें एक अंतर क्या होता है कि हम जब डोमिसिलियरी बेसिस पे किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो एक बेसल देते हैं, 2 या 3 बार बोलस देते हैं। जब हॉस्पिटल में रखते हैं तो उस वक्त पेशेंट स्ट्रेस में, इन्फेक्शन में, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, सर्जरी का स्ट्रेस, इन सब के कारण से उसके ग्लूकोज वैल्यूज फ्लक्चुएट करते हैं, उसमें स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसमें कीटोसिस की संभावना ज्यादा होती है, और इसके कारण से हमें इंसुलिन डोजेज भी ज्यादा देनी पड़ती है और लेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें करेक्टिव डोज एक एडिशनल देनी पड़ती है। हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि जो रेजीम हमारा, हम इस बेसल और बोलस को तो हम डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे। कल का पैटर्न ऐसा था तो आज हमें बेसल 2 यूनिट बढ़ा के देनी है, कल का बोलस का पैटर्न ऐसा था, आज मुझे बोलस रिवाइज करके देनी है। अब उसके अतिरिक्त जो होगा वो हम करेक्शनल डोज पे देते रहेंगे। तो इस प्रकार से बेसल बोलस में हमारा जो बेसल डोज दी उसमें एक जो न्यूट्रिशन दिया वो उसके हिसाब से रैपिड सेलेक्ट की, प्लस करेक्शनल डोज एक और जुड़ गई एस अपनी आवश्यकता के अनुसार। बोलस डोज का कैलकुलेशन तो हम करते हैं पेशेंट कितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक होगा उसके आधार पे। इसके कैलकुलेशन पे मत जाइए, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो करेक्शनल डोज देते हैं वह डेली कितना अभी हमने अचीव किया और कितना अचीव करना बाकी है। तो जो डेली की हमारी डोज चल रही है उसमें ही हम 2 या अधिक से अधिक 4 यूनिट की एक करेक्शनल डोज जब हम दे देते हैं, वह करेक्शनल डोज हमारे उस दिन का, उस समय का काम चला लेती है। अगले दिन से हम उसके बिना से रिवाइज करते हैं। तो यह बड़ा मुश्किल है हर पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी जानना, लेकिन एक अनुमान के आधार पे हम लोग एक नॉर्मल केसेस में ये मान के चलते हैं कि 1 यूनिट से 30 मिलीग्राम% ब्लड ग्लूकोज का करेक्शन होता है, जो कि पर्सन टू पर्सन वो बदलती रहती है। सेप्टिसीमिया में पेशेंट है 2, 3, 4 यूनिट तक भी लग जाती है, और अगर हेपेटोरीनल डिस्कम्फर्ट, हेपेटोरीनल कहीं कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें 1 यूनिट से 30 से ज्यादा 40-50 भी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। तो जितना हमारे टारगेट वैल्यू से जितना उस वक्त की ब्लड ग्लूकोज वैल्यू ज्यादा है, वह हमने देखा 60 मिलीग्राम का डिफरेंस है। 1 यूनिट से लगभग 30 कवर होती है, तो हमने 2 यूनिट करेक्शनल डोज दे दी कि जितना हमने कल प्लान किया था उसमें 2 यूनिट उस समय के लिए, रेगुलर के लिए नहीं, बाद में जैसी आवश्यकता होगी कल रिवाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना है कि स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन अपने पेशेंट से यूज नहीं करना। कुछ कंपोनेंट अगर ओरली अलाउड है पेशेंट तो हमें बेसल इंसुलिन का देना है, ओरली अलाउड नहीं है तो आईवी इन्फ्यूजन पे रखना है। और टारगेट क्या रखना है, अधिकांश पेशेंट में
हमें 140 से 180 के बीच में रखना है। यह हमारी एक एवरेज वैल्यू है जो हमें हर पेशेंट में अचीव करनी है। 180 के ऊपर नहीं जाने देता, जबकि हमारे हॉस्पिटलाइज पेशेंट 250 पे तो खूब चलते हैं और फिर उनका पेरी ऑपरेटिव या पेरी हॉस्पिटलाइजेशन आउटकम जो है वो पुअर होता है। कभी कभी हम बहुत एग्रेसिव हो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एग्रेसिव अप्रोच किसी सिक पेशेंट के साथ नहीं होनी चाहिए, और ये तभी फॉलो होनी चाहिए जब हम और हमारा स्टाफ वो सिचुएशन को टैकल करने में बहुत सिद्धस्त हो। और 110 से कम तो रखना ही नहीं, तो 110 से कम नहीं ले जाना, 180 के ऊपर नहीं ले जाना। हमें प्रयास ये करना है कि 140 180 के बीच में एक आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट वह चलता रहे, इसके ऊपर ना जाए। नॉन आईसीयू पेशेंट जो निरोगी नहीं है, जो खा पी रहा है, उसमें हम रैंडम ग्लूकोज की जगह हम करेंगे प्री मील और पोस्ट मील। तो प्री मील 140 से कम, पोस्ट मील 180 से कम हम इसको बनाए रखते हैं, तो हमारा ये पेशेंट, अधिकांश पेशेंट जो नॉन आईसीयू सेटिंग के होते हैं, वह इसमें फ्लक्चुएशन कम रहता है। अब हम लोग एक बात करते हैं इसी तरह के कुछ उदाहरणों के साथ में, कि एक एडल्ट जिसको कि 3 वर्षों से डायबिटीज निमोनिया के साथ एडमिट हुए, एडमिशन ब्लड ग्लूकोज 311, मार्गली अनकंट्रोल, जैसा कि अक्सर होता है इन्फेक्शन में जब पेशेंट आता है तो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में होता है। जो ओरल ड्रग्स ले रहे थे, इन्होंने बुखार हुआ, बुखार में खाना पीना काफी कम हो गया, तो इन्होंने ओरल ड्रग्स बंद कर दी और इस वक्त कीटोन्स के साथ आए। अब हाइपरग्लाइसीमिया भी है, कीटोसिस भी है, इंसुलिन देनी यह बनती है, देनी ही देनी है, क्योंकि यूरिन कीटोन 3+। इनको जब वो आए तो 4 यूनिट आईवी बोलस दिया गया। अगले घंटे में कोई फॉल नहीं दिखा, 8 यूनिट किया गया। आईवी बोलस कोई फॉल नहीं दिखा, 12 यूनिट। ये देखिए आप, हर महीने घंटे घंटे इनको बढ़ाते बढ़ाते 28 यूनिट तक पहुंच गए, और इसकी ग्लूकोज लेवल कुछ विशेष कम नहीं हुई। विशेष कम क्या, कुछ हुआ ही नहीं, 300 प्लस माइनस 10-20 में चल रही। क्या आप सोच सकते हैं इस पेशेंट में इतने अधिक इंसुलिन देने के बावजूद पेशेंट रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? इस बात को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, इस बात की चर्चा हो चुकी है कि ऐसे पेशेंट में गड़बड़ी क्या होती है। गड़बड़ी अधिकांश केसेस में ये होती है कि हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं, हम बहुत सही काम नहीं कर रहे होते, और वह हमारे इस अनकंट्रोल के रूप में आता है। जहां सबकुटेनियस की आवश्यकता नहीं थी वहां हम सबकुटेनियस दे रहे थे, हाइपो हाइपर हो रहा था। जहां पर आईवी की आवश्यकता नहीं थी वहां हम आईवी दे रहे थे। अच्छा, आईवी की आवश्यकता थी या नहीं थी ये तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आईवी दे कैसे रहे थे? इस पेशेंट को आईवी बोलस इंसुलिन दी जा रही थी। सबकुटेनियस की चर्चा हम लोग ने की है कि देने के बाद 30 मिनट में काम शुरू करता है, 2 से 4 घंटे में पीक आती, 6 से 8 घंटे तक उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। 8 घंटे में सबकुटेनियस रेगुलर इंसुलिन काम करना बंद कर देती है। इंट्रावेनसली अगर हम दे रहे हैं तो सर्कुलेशन में इसकी हाफ लाइफ केवल 4 मिनट होती है। तो इंसुलिन सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ के बाद बहुत थोड़ा इफेक्ट रहता है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50%, सेकेंड के बाद 25%, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5%। तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5% इफेक्ट बचा होता है, बस 90% इफेक्ट गॉन। तो 60 मिनट में से 50 मिनट पेशेंट बहुत कम इंसुलिन या डबल इंसुलिन पे है, केवल आरंभिक 12 मिनट में ही उसको इंसुलिन काम कर देगा, पेशेंट कंट्रोल ही नहीं होगा। तो आईवी इंसुलिन हमें जब भी देनी है तो आईवी इंफ्यूजन देना है। सबकुटेनियस इंसुलिन का कर्व हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, इस तरह होता है। आईवी इंफ्यूजन जब तक हम दे रहे हैं तब तक काम कर रही, उसके बाद खत्म। बोलस इंसुलिन 10 मिनट काम की, 50 मिनट खाली, 10 मिनट काम की, 50 मिनट खाली। तो आईवी बोलस इंसुलिन केवल और केवल प्राइमिंग के लिए देते हैं। आईवी बोलस दिया और इंफ्यूजन आरंभ कर दिया, जिससे इंफ्यूजन में 10 मिनट में इंफ्यूजन ने पिकअप कर लिया, तब तक आईवी बोलस का इफेक्ट खत्म। यह बहुत आवश्यक है ध्यान रखना कि निल ओनली पेशेंट को सबकुटेनियस इंसुलिन नहीं लगाना, किसी भी पेशेंट को आईवी बोलस पे नहीं रखना। बोलस के बाद
इन्फ्यूजन अवश्य दें। अब बात करते हैं कि इसको करेक्ट हमको कैसे करना चाहिए था और क्या तरीके हो सकते हैं जो इस पेशेंट में काम करने के बेहतर रहते हैं। आईवी बोलर 0.1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट का पर्याप्त रहता है। 60 किलो का व्यक्ति 0.1 इंटू 66 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, इतनी आपने आईवी बोलस दिया और इन्फ्यूजन शुरू कर दिया। इन्फ्यूजन का रेट क्या होता है? आरंभिक रेट कैलकुलेट करने के लिए जितनी वैल्यू है उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। 300 डिवाइडेड बाई 100 तो आया 3 यूनिट। 3 यूनिट पर आवर हम उसको इंसुलिन इन्फ्यूजन आरंभ करें और प्रत्येक घंटे उसको टेस्ट करके हम ये देखते रहें कि रेट ऑफ फॉल कितना है। जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस में कहा जाता है कि 1 घंटे में इंसुलिन इन्फ्यूजन के बाद 50 मिलीग्राम परसेंट का रिडक्शन होना चाहिए। यदि 50 से कम है तो हम डोज को स्टेप अप करें। यदि 50 से बढ़ते हुए बहुत ज्यादा जब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वो 70, 80, 100 यूनिट तक हो रहा है, तो इन्फ्यूजन रेट कम करें। 291 से स्टार्ट किया 3 यूनिट पर आवर, 1 घंटे बाद 264, 30 का नहीं हुआ तो हमने इसकी डोज 4 यूनिट पर आवर कर दी। नेक्स्ट और देखा कि कम तो हुआ लेकिन अभी भी 50 पर आवर का नहीं हुआ, हमने इसको 5 यूनिट कर दी। अब रिडक्शन देखने को मिला थोड़ा सा रुक के, और हमने देखा कि अभी पर्याप्त नहीं आया, एक बार फिर हिम्मत करके 6 किया, लेकिन कुछ देर बाद पहुंचते पहुंचते पेशेंट फिर हाइपो में चला गया। अब यहाँ पे एक दूसरा रूल हम भूल गए कि जब पेशेंट पर्याप्त नियंत्रण में आ रहा है तो डोज को स्टेप डाउन करना, बहुत आवश्यक है। इसमें जैसे जैसे हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन करेंगे वैसे वैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी थोड़ी इंप्रूव करती है। तो ये माना जाता है 250 से कम जब ग्लूकोज वैल्यू आ रही हो तो हमें इंसुलिन की रेट विशेष रूप से कम कर देना चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां पे डेक्सट्रोज साथ में देते रहना चाहिए, विशेष रूप से डायबिटिक कीटोसिडोसिस के केसेस में। तो जब हमारा ये 180, 147, 140 के नीचे जा रहा था, अब तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था कि हम इंसुलिन इन्फ्यूजन कम करें, लेकिन हम यहाँ पे देते चले गए। तो हमारा रेट ऑफ फॉल 50 का अवश्य होना चाहिए पर्याप्त होने के लिए। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में पेरी ऑपरेटिव केसेस में हम इसको 30 का लेके चल सकते हैं कि 30 से कम हो तो हम डोज बढ़ा दें, 30 से अधिक हो तो डोज घटा दें। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में 250 के नीचे रेट ऑफ इन्फ्यूजन कम करेंगे, लेकिन पेरी ऑपरेटिव केसेस में 180 के नीचे हम कम करते जाए, 140 के नीचे तो हमें अवश्य करना है जिससे कि उससे ज्यादा नीचे ना ले जाए। 70 पहुंच गया अगर, जो कि क्रिटिकल हो सकता है, जो पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है, तो हमें इन्फ्यूजन बंद कर देना है। देखते हैं क्या हुआ। इनका जब हम 60 पहुंच गया तो हमने इन्फ्यूजन बंद कर दिया। ठीक, अगली वैल्यू क्या मिली? 332। ये तो बंद करना सही नहीं रहा, और वास्तव में बंद करना सही नहीं है, क्योंकि जब हम इन्फ्यूजन बंद करेंगे तो 10-12 मिनट में तो इंसुलिन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद यदि हम ग्लूकोज वैल्यू दे रहे हैं तो वो 390 मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए यदि हमने इन्फ्यूजन बंद किया तो हमें जल्दी चेक करना है, और जल्दी चेक करके देखना है जैसे ही वह 140 के ऊपर पहुंचा तब हमें इन्फ्यूजन को दोबारा आरंभ कर देना है, जिससे हम उसके इफेक्ट को मेंटेन कर सकें। तो इस प्रकार से जब हम पेशेंट को मेल ओरली पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन पे रखते हैं, उसको क्रमशः उसकी डोज को एडजस्ट करके उसको टाइट्रेट करते हैं, हम अधिकांश पेशेंट्स को पर्याप्त मात्रा में उनको हम नियंत्रण में ला सकते हैं बिना किसी परेशानी के। क्योंकि इंफ्यूजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम उसको मिनट से मिनट उसकी रेट ऑफ इंफ्यूजन कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1। इन केस ऑफ हाइपो हमने बंद किया और 10 मिनट के अंदर इंसुलिन का प्रभाव समाप्त, तो ऐसे में हमारे सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया में पहुंचने की संभावना बहुत कम नगण्य रह जाती है।
जो कि सबकॉटिनियस इंसुलिन में हमने इंजेक्ट कर दिया, तो अब हम उस इंसुलिन को निकाल नहीं सकते, वह 6, 7, 8 घंटे तक कार्य करते ही रहेगी। जब हमें पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करना है, उस समय हम पेशेंट को बेसल बोलस थेरेपी पे फिर शिफ्ट कर दें और इन्फ्यूजन को बंद कर दें। देखते हैं क्या हुआ वार्ड में शिफ्टिंग के समय। 164 मिलीग्राम परसेंट ग्लूकोज वैल्यू थी, इन्फ्यूजन हमने बंद किया। जब वो वार्ड में पहुंचा तो 297 मिली उस समय। अब ये 297 क्यों पहुंच गए, आईसीयू में तो अच्छा खासा था। खैर 6 यूनिट इंसुलिन लगाई गई, बहुत हाई थी। अगले घंटे देखा 268, 6 यूनिट सबकूटेनियसली लगाई गई। अगले घंटे देखा 211, कम हो रही है लेकिन बहुत हाई है, फिर 8 यूनिट लगा दी गई। तो यह पेशेंट जो अभी तक आईसीयू में इंफ्यूजन पे ठीक था, वो सबकूटेनियस से कन्वर्ट करने में, शिफ्ट करने में क्यों बिगड़ गया? क्या चीज देखने को आई कि यह इसके बाद फिर देखा हमने, ये चौथे घंटे में इसकी ग्लूकोज वैल्यू 91, हमने कोई इंसुलिन दी, उसके बावजूद वैल्यूज हमारी इतनी हाइपोक्रेनी में रही, जिसके लिए हमें डेक्सट्रोज देना पड़ा। 8 घंटे बाद जाके पेशेंट सेटल हुआ। कारण क्या है? आईसीयू में वेल मैनेज था, वार्ड में आते ही अनियंत्रित हुआ, पहले हमने उसको कंट्रोल किया तो हाइपो में चला गया। सारी बातों की जड़ इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स में। जब हम इंसुलिन इंफ्यूजन दे रहे हैं, तब हमें आवरली चेक करना है, जिससे हम उसकी डोज को सेट कर सकें। जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होगा, हम उसको 2 आवरली 3 आवरली फ्रीक्वेंसी घटाते जाएंगे। लेकिन जब हम सबकूटेनियस दे रहे हैं, तब सबकूटेनियस इंसुलिन जाके 6 घंटे तक जमा रहेगी शरीर में, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक काम करती रहेगी। इसको हमें आवरली नहीं देना, वरना तो उनका इफेक्ट बढ़ता जाएगा और वो मिलके बहुत अधिक हो जाएगा, जैसा इस पेशेंट में हुआ कि जिसके कारण से पहले तो हम आवरली देते रहे और जब उसका इफेक्ट पीक पे पहुंचा तो हाइपो होता रहा। इस प्रक्रिया को हमें ध्यान में रखना है कि सबकूटेनियस इंसुलिन, पहली चीज तो बिना लॉन्ग एक्टिंग के कवर के कभी काम नहीं बढ़िया करती। नंबर 2, उसको हमें आवरली रिपीट नहीं करना, उसको तो हमें 6, 7, 8 घंटे पे देना है। जब 6 आवरली पे शिफ्ट किया तो यह देखिए 215, 152 कंट्रोल हुआ। फिर हमने 6 यूनिट लगाया और इसके बाद में फिर कंट्रोल हुआ, फिर बढ़ गई, फिर कंट्रोल हुआ, फिर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यह हम 6 आवरली जो रेगुलर इंसुलिन दे रहे हैं, कभी पीक इफेक्ट आएगी, कभी ट्रफ, फिर पीक, फिर ट्रफ। यहाँ पे शुगर कंट्रोल होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ कंट्रोल होगी, यहाँ बढ़ जाएगी। इसका अर्थ है साथ में जब तक हम इसमें एक इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग कवर ना दें, तब तक हमारी ये फ्लक्चुएशन बने रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि आईसीयू में जब तक पेशेंट है, निल ओरली है, हमें आईवी इंफ्यूजन देना। दूसरी चीज, जब वो ओरली अलाउड हो गया, तब हमें लॉन्ग एक्टिंग कवर जोड़ने की तरफ सोचना है। और जब वो पेशेंट शिफ्ट करना हो, तो इंफ्यूजन बंद करने से पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगानी है तो आधा घंटा पहले, इंटरमीडिएट लगानी है तो 2 से 4 घंटा पहले हमें इंसुलिन शॉट दे के उस आधे घंटे बाद या 2 से 4 घंटे बाद तब इंफ्यूजन बंद करना है, जिससे तब तक ये इंसुलिन अपना प्रभाव ला चुकी हो। वार्ड में मील्स के साथ में हम शॉर्ट एक्टिंग देंगे और पूरे दिन कवर रखने के लिए हम इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। तो यह कुछ बड़े आवश्यक प्रिंसिपल्स हैं जो हमको अपने जो हमारा रूटीन तरीका है उससे हट के हमें कार्य करना है, जिससे हम अपने पेशेंट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के हॉस्पिटल में ठीक रख सकें। नॉन क्रिटिकली इन पेशेंट में जिसकी न्यूट्रिशन इंटेक ठीक है, बेसल बोलस देना है, उसमें स्लाइडिंग स्केल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। आइए कुछ और उदाहरण हम लोग यहाँ देखते हैं, समझते हैं कि अपने पेशेंट्स में हमें किस प्रकार से पेरी ऑपरेटिवली इन केसेस को मैनेज करना है। एल्डरली फीमेल
11 वर्षों से डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंट्रोल है और केवल डबल कॉम्बिनेशन थेरेपी है। HbA1c 6.8। तीन संभावनाएं लेके चलते हैं। इन महिला को कैटरेक्ट सर्जरी करानी है, हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? इन महिला को सी ब्रेस्ट हो गया, मैस्टेक्टमी करानी है, हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे? इन महिला को गॉल ब्लैडर स्टोन हो गए, कोलिस्टेक्टमी करानी है, किस प्रकार से मैनेज करेंगे? क्या मतलब निकला? हर सर्जरी सेम नहीं है, हर सर्जरी में हमारा मोड ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमें भिन्न भिन्न प्रकार की रेजिम को पालन करना होगा। पेशेंट का अभी डायबिटीज रेजिमेंट क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग क्या लेना है, अभी उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, सर्जिकल प्रोसीजर कैसा है और सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ओरल इंटेक कैसा रहेगा, यह बातें निर्धारित करती हैं कि उस पेशेंट का पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। माइनर सर्जरी, कैटरेक्ट, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग रोज ही देखते हैं, हम लोग के पेशेंट जाते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं, आते हैं। सबसे बढ़िया एक रूल ऑफ थंब, हर पेशेंट का जो कहीं से भी थोड़ा भी क्रिटिकल कोमॉर्बिड स्टेज के साथ में हो, सर्जरी को हमें सुबह के समय प्लान करना चाहिए, जिससे कुछ भी हुआ तो हमें दिन भर उस पेशेंट को एक्टिवली उसके साथ करने को मिल जाए। तो जो चल रहा है पेशेंट, क्योंकि उसकी ओरल मील चलती रहेंगी, हद से जितना होगा कि सुबह के समय ना देके हम कहेंगे सर्जरी के 2 घंटे बाद तब खा लो। इसलिए हमने क्या किया कि जो दवाएं हैं वो भी चलने देंगे। अगर हमें कुछ करना हुआ तो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनिलयूरिया की जगह शॉर्ट एक्टिंग कर दी, और उस दिन की सल्फोनिलयूरिया हमने कहा जब सर्जरी के बाद खाना पीना खाओगे तब खा लेना। आराम से सर्जरी के समय हमने मॉनिटर करते रहे 1 to 2 आवर और जब सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट के बाद हमारा 2-3-4 घंटे में खाना अलाउड हुआ, उस वक्त हमने नॉर्मल मेडिसिन लेके और नॉर्मल खाना कर लिया, सारा काम शांति से निपट गया। कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी वो सर्जरी है जिसमें नंबर 1 मेजर सर्जरी, नंबर 2 एनेस्थीसिया लंबा, नंबर 3 नील ओनली पेशेंट को रहना कम से कम 2 दिन, चिप्स के साथ तीसरा दिन, फिर उसके बाद मील शुरू होंगी। इसलिए ऐसे पेशेंट में हम ओरल ड्रग्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमें इस पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करना होगा और उसके लिए हमें जितना समय मिल जाए इंसुलिन देने का उतना अच्छा रहेगा कि 1 दिन 2 दिन जो भी हम इंसुलिन दे के पेशेंट को भली भांति मैनेज करके तब सर्जरी प्लान करें। तो 2-3 दिन पहले हमें शिफ्ट करना है। ओरल ड्रग्स को बंद करना है, विशेष रूप से मेटफॉर्मिन को 1 दिन पहले अवश्य बंद करना है। मेटफॉर्मिन सर्जरी के समय क्यों बंद करते हैं? क्योंकि सर्जरी के समय जो हाइपोक्सिया यदि उत्पन्न हुआ, टिश्यू परफ्यूजन यदि कम हुआ, तो जो परफ्यूजन कम हुआ वो प्रभावित भाग में हाइपोक्सिया करेगा। यदि और किसी वजह से हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी हुई, उससे हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया में हमारे लैक्टिक एसिडोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें मेटफॉर्मिन 2 दिन पहले बंद कर देनी है। अन्य दवाओं को हटा के हमें पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट कर लेना है। सर्जरी को सुबह प्लान कर लेना है। पेशेंट को इंसुलिन ग्लूकोज इन्फ्यूजन पे रख लेना है और पर ऑपरेटिवली उसको आवरली और उसके बाद 2 to 3 आवरली चेक करते रहना है। आरंभिक समय में हम उसको इंसुलिन इन्फ्यूजन पे रखेंगे, जैसे जैसे मील्स आरंभ होंगी हम उनको सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट करते जाएंगे। जब सबक्यूटेनियस इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे उसके 1 घंटे बाद तब इन्फ्यूजन बंद करेंगे। अब यहाँ पे यदि कोई पेशेंट केवल डाइटरी मैनेजमेंट पे कंट्रोल था तो उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हम जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम इंसुलिन देते रहेंगे। लेकिन यदि सल्फोनिलयूरिया ले रहा है, बाकी मेडिसिन ले रहा है, तो जैसे हम लोगों ने बात की कि मेटफॉर्मिन को हम 2-3 दिन पहले बंद कर लेंगे
और सल्फोनिलयूरिया को 1 दिन पहले बंद कर देंगे और पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट कर लेंगे। यदि कोई पेशेंट इंसुलिन ही ले रहा हो प्री ऑपरेटिवली, तो वहां पे हम ध्यान रखेंगे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम ना लें, 1 दिन पहले बंद कर लें। उसकी जगह हम इवनिंग में इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जैसे एनपीएच तक लें, जिससे सुबह तक उसका प्रभाव समाप्त हो चुका हो। सर्जरी जब होनी है तब पेशेंट इंसुलिन इंफ्यूजन पे हो और इंफ्यूजन के अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट को वहां पे मैनेज करें। जब हमारा पेशेंट कोई भी हॉस्पिटलाइज है, उसको हम अपने सीरियस कंडीशन है उसमें हम आईवी इंफ्यूजन पे रखेंगे। कॉन्टिन्यूअस इंफ्यूजन, वेरिएबल रेट इंफ्यूजन, ये वेरिएबल रेट बहुत आवश्यक है इसको समझना, क्योंकि कोई भी इंफ्यूजन रेट एक समान नहीं रह सकता किसी पेशेंट में। पेरी ऑपरेटिव प्रॉब्लम, इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम और फूड रिलेटेड चेंजेस के कारण वह आवश्यकता अनुसार हमें घटाना बढ़ाना पड़ेगा। मील्स पे रहने वाले पेशेंट बेसल बोलस से हमारे मैनेज हो जाए। तो इस प्रकार से हॉस्पिटलाइजेशन के समय पेशेंट में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। सर्जरी के पहले हमें मेडिसिन बंद करनी है, इंसुलिन शुरू करना है। सर्जरी के दौरान हमें आईवी इंफ्यूजन पे रखना है, बार बार मॉनिटरिंग करनी है। सर्जरी के बाद क्रमशः उससे वीन ऑफ करना है, इंफ्यूजन से सबक्यूटेनियस इंफ्यूजन पे शिफ्ट करना है। और डिस्चार्ज पे एक और परेशानी आती है, हम उसको क्या देके भेजें। ना तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुआ है और ना वो पूरी तरह से बीमार है, तो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते और बहुत लीनियंट थेरेपी भी नहीं दे सकते। ऐसे में ओरल ड्रग्स के चयन में बहुत दिक्कत होती है और हम देखते हैं अधिकांश पेशेंट जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आते हैं, 2-3 दिन बाद संपर्क करते हैं, तो ग्लूकोज लेवल उनके 300-400 के रेंज में रहते हैं। यह सबके लिए मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को कुछ तरीके सीखने हैं, समझने हैं। अब सर्जरी के बाद मान लीजिए 3 दिन पे डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट पूरी तरह से खा भी नहीं रहा, थोड़ा बॉवेल अपसेट है, मेटफॉर्मिन की डोज आपने ज्यादा दे दी, एनोरेक्सिया वैसे ही हो रहा है, वो और नोजिया, वोमिटिंग, एसिडिटी और हो सकता है डायरिया, ये कुछ फ्लैचुलेंस ये होने लग जाए, तो मेटफॉर्मिन की डोज आप फुल डोज दे नहीं सकते। SGLT2 इनहिबिटर्स ऐसे में अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं और किसी भी स्ट्रेस के दौरान हमारा वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। सल्फोनिलयूरिया के साथ अपनी जुड़ी हुई प्रॉब्लम है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पेशेंट खा पी रहा नहीं है ठीक से और सल्फोनिलयूरिया दिया, हाइपो हो गया। और डोज कितनी दें, कुछ प्रीवियसली अगर ले रहा हो तो उससे आइडिया लगा लें, वो अलग बात है। GLP-1 एनालॉग्स हैं, वो वैसे ही इतना वोमिटिंग करते हैं, पेन एब्डोमेन करते हैं। तो ले दे के हमारे पास एक DPP-4 इनहिबिटर, एक ऐसी दवा बचती है जो लगभग निरापद है, उनके साथ जुड़ी हुई कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के समय आराम से यूज किया जा सकता है। तो जब कुछ समझ में ना आए तब DPP-4 इनहिबिटर डिस्चार्ज के समय लिख दीजिए। यदि पेशेंट के हिपेटोरीनल पैरामीटर्स ठीक है, तब स्मॉल डोज मेटफॉर्मिन की और यह बता के कि 2-2 दिन में, 3-3 दिन में जैसे जैसे पेशेंट की टॉलरेबिलिटी इंप्रूव करती जाए, 500 SR, फिर 500 SR BD, फिर 500 SR TDS, ऐसे क्रमशः उसको बढ़ाते जाए। जहां लगे आप टॉलरेट नहीं कर रहा तो उसकी डोज पुनः घटा दें। 2-3 दिनों में यह क्लियर हो जाएगा कि हम सल्फोनिलयूरिया को किस सीमा तक प्रयोग में ला सकते हैं। पुराना अगर हॉस्पिटलाइजेशन से पहले सल्फोनिलयूरिया ले रहे थे तो उससे हमें कुछ गाइडेंस और भी मिल सकती है, तो हम पुरानी सल्फोनिलयूरिया की डोज की आधी डोज को 2-3 दिनों के बाद जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करता जाए, मील टॉलरेट करता जाए और वो एम्बुलेटरी होता जाए, वैसे वैसे प्रीवियस डोज की हाफ डोज को स्टार्ट करके और हम उसके बाद क्रमशः उसको अप टाइट्रेट कर सकते हैं। सप्ताह भर में जब पेशेंट स्टेबल हो गया तब वो SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहा तो SGLT2 इनहिबिटर्स ले सकते हैं। इतने समय तक हमको यह अवश्य किया जा सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय बेसल बोलस थेरेपी अगर थी
तो बोलस थेरेपी हम जाते समय तो कम कर बंद कर दें, लेकिन बेसल इंसुलिन अगर चल रही थी तो उसकी हाफ डोज बेसल इंसुलिन हम कुछ समय तक उसको लगवाते रहे। तो जो भी काम हमारा डिस्चार्ज के समय है वह हॉस्पिटल में हमारे सुपरविजन में अगर अच्छा हो रहा था, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हम उस पेशेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर ही पा रहे हैं, तो उतना एग्रेसिव भी नहीं रह जाता और बहुत लूज भी ना होने पाए। इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो यदि पेशेंट हमारा बहुत अनियंत्रित नहीं था तब तो हम उनको अधिकांश केसेस ओरल मेडिसिन से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, लेकिन 79% अगर हमारा एवंसी था तब हम उनको अगर बेसल इंसुलिन दे रहे थे तो उसकी हाफ डोज बेसल इंसुलिन की करके डिस्चार्ज कर सकते हैं और प्रेंडियल इंसुलिन बंद करके। यदि बहुत ही अनियंत्रित था आते समय तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो पेशेंट जाने के बाद भी कुछ दिनों से एग्रेसिव थेरेपी की आवश्यकता रहेगी। तो डोज कम करते हुए बेजल और बोलस थेरेपी प्लस क्रमशः इंट्रोड्यूस करते हुए इसमें ओरल ड्रग्स को हम इसमें आरंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन पेरी ऑपरेटिव सेटिंग, इन आईसीयू, इन वार्ड, ये है बहुत ही विस्तृत टॉपिक जिसको एक समय में कवर करना बड़ा मुश्किल है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पहले सेशन में जब डिस्कस किए थे बेसल इंसुलिन के साथ में कोर्स में, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमने आज उसमें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम एक ओवरऑल जो हमारा रूल ऑफ थंब है वो क्या होना चाहिए, ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए आईसीयू में, आईसीयू से वार्ड में शिफ्टिंग में, और वार्ड से घर में शिफ्टिंग में। मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ पे अभी अनुत्तरित होंगे, लेकिन उन प्रश्नों को आप लोग फिर रखते जाएं। आज का समय हम लोग थोड़ा डिस्कशन में ज्यादा व्यतीत कर सकते हैं, जो कि पिछले 5 सेशन में बहुत सारी ऐसी क्वेरी नहीं होंगी जो आई होंगी और जो हम लोग आज इसको पूरी कर लेने का प्रयास करेंगे। आदित्य जी मित्रों से पूछिए कि हाँ, यदि किसी का कोई शंका हो और मैं सक्षम हो सकूं उसमें समाधान करने में, तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा जी। sure, sir. I would request the clinicians if they can put their doubts or questions or any suggestions in the chat box. सी पेप्टाइड मेजरमेंट प्रैक्टिकली कब करना चाहिए? डॉक्टर अनुराग जैन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वास्तव में सी पेप्टाइड की जो उपयोगिता है वह हम हर व्यक्ति में सी पेप्टाइड करने लग जाएंगे तो हमें मिसगाइड करेंगे। सी पेप्टाइड है क्या? पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता है, प्री प्रो इंसुलिन, उसकी प्रोसेसिंग से बना प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन की प्रोसेसिंग से बना इंसुलिन। वास्तव में प्रो इंसुलिन वो जब प्री प्रो इंसुलिन के तो दोनों एंड जब प्रोसेस होते हैं तो उससे छोटा मॉलिक्यूल बना प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन बीच में से टूटता है, एक भाग इंसुलिन और एक भाग सी पेप्टाइड। तो प्रो इंसुलिन की प्रोसेसिंग से इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्विमोलर क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, जितना इंसुलिन उतना सी पेप्टाइड। तो भाई सीधे सीधे हमने इंसुलिन क्यों नहीं टेस्ट कर दिया, हम सी पेप्टाइड क्यों टेस्ट कर रहे हैं जानने के लिए कि पैंक्रियाज कितना इंसुलिन बनाता है? क्योंकि इंसुलिन की हाफ लाइफ बहुत कम है, 4 मिनट है केवल, तो उसके लेवल्स भी ब्लड में फ्लक्चुएट करते हैं तेजी से। मील्स के बाद कुछ, मील्स के समय कुछ, 6-7-8 घंटे बाद पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज में कुछ और। तो इसलिए हमें इनफैक्ट उनका ना पड़े, हम सी पेप्टाइड को टेस्ट करते हैं, जिस सी पेप्टाइड जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। तो फास्टिंग सी पेप्टाइड हमको ये एक बेहतर अनुमान दे पाता है कि बेसिक बेसल इंसुलिन सिक्रेटरी कैपेसिटी कितनी होती है किसी व्यक्ति की। तो फास्टिंग सी पेप्टाइड और उसके बाद उसको अगर हम ग्लूकोगॉन देके स्टिमुलेट करके तब करें वो अलग बात। सी पेप्टाइड से हम इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी पहचानना चाहते हैं। अब कब करना है? जहां हमें इसकी
का संदेह हो कि इस पेशेंट में बीटा सेल्स अब प्रभावी बचे हैं या नहीं बचे। अच्छा, हम और आप टाइप 2 डायबिटीज अगर हमें हो या हमारे मरीज को हो और हमने उसका सी पेप्टाइड करा दिया, सी पेप्टाइड आया इतना बढ़ा हुआ, नहीं यार इसमें सी पेप्टाइड, पहले तो प्रश्न मैं ये पूछूंगा तुमने कराया क्यों, क्या आवश्यकता थी सी पेप्टाइड कराने की। क्योंकि यहाँ तो कह रहे हो, आप कह रहे हो हमारी दवा काम नहीं कर रही है, हम 3 3 दवा दे रहे, पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, सी पेप्टाइड है उसका आसमान चढ़ा हुआ है। वास्तव में उस पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसके कारण से हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है। अब वो हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण से वह सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट में हमें कुछ बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जहां पे हमें टाइप 1 डायबिटीज का संदेह हो, जहां पे हमें लाडा का संदेह हो कि लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट, जहां पे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज को हमें ये संदेह हो कि इसमें इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी नहीं बची होगी, वहां पर हमको सी पेप्टाइड कुछ अनुमान दे सकता है। एक बहुत बड़ा कैवियट है, सी पेप्टाइड की टेस्टिंग हर किसी में नहीं करानी चाहिए। सी पेप्टाइड हमें तभी कराना चाहिए जब ग्लूकोज वैल्यूज लगभग सामान्य हो। एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी फास्टिंग 400 पीपी 500 और यूरिन कीटोन 2+3+। मैंने कहा यार ये तो 50 साल का व्यक्ति है, यूरिन कीटोन 2 3+ है, ग्लूकोज 400 500 है, ये जरूर टाइप 1 होगा या लाडा होगा, इसका सी पेप्टाइड कराऊं। वो सी पेप्टाइड निकला नेग्लेजिबल। देखो मैंने कहा था कि टाइप 1 है, इसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी चलेगी। नहीं, यह सी पेप्टाइड थैलेशियस। जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है इस रेंज में तो वो ग्लूकोज टॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है, वह पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को सप्रेस कर देता है। तो जब सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया है तब सी पेप्टाइड नहीं कराते, क्योंकि यहाँ पे तो बीटा सेल्स सप्रेस्ड होंगी, और जो वैल्यू आज हम देखेंगे अगर हम कंट्रोल करने के बाद 1 महीने बाद देखें तो सी पेप्टाइड लेवल हमें बेहतर मिल जाएंगे। तो सीवियर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया की फेज में हमें सी पेप्टाइड को नहीं करना चाहिए, वो हमें सही अनुमान नहीं देता। थोड़ा रिजनेबल कंट्रोल के बाद तब हम देखें, तब हम यह अनुमान लगा पाएंगे कि सिक्रेटिंग कैपेसिटी कैसी। जी आदित्य जी, देखिए अगला प्रश्न क्या है। The second question is before stopping insulin infusion, for example, in diabetes ketoacidosis or surgical patient, should we give subcutaneous regular insulin or glargine first? बहुत And बढ़िया बात after है। how long of giving regular or glargine insulin, we should stop infusion? ये तो बात हम लोगों ने की थी कि रेगुलर इंसुलिन देने के 1 घंटे बाद, क्योंकि आधे घंटे में रेगुलर इंसुलिन कार्य करने लग जाती है, और हमें मील्स दे देने हैं, और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन देने के 2 घंटे और ग्लार्जिन देने के 3 4 घंटे से हमको बंद कर देना चाहिए। अब बात आती है कौन सी डे, यह निर्भर करता है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है और हम आगे क्या हमारा अनुमान है कि आगे वो कैसा चलेगा। तो वास्तव में एक पेशेंट काफी स्टेबल है, हमें लगता है प्रॉपर मील ले लेगा, इंसुलिन रिक्वायरमेंट उसकी अच्छी खासी आ रही है, सपोज वो 2 यूनिट पर आवर की रेट से इंसुलिन सीजन उसका चल रहा है, 48 यूनिट पर डे। ऐसे केस में हम ये अनुमान लगाएंगे कि जब वो वार्ड में जाएगा तो उसको एक सपोर्ट की काफी आवश्यकता पड़ेगी। जो 48 यूनिट 2 यूनिट पर आवर की रेट से चल रहा था इंफ्यूजन, वो बिल्कुल इंफ्यूजन बंद कर दे, बेजल इंसुलिन ना हो तो उससे नहीं चल पाएगा। तो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से यदि हम उसको बेजल इंसुलिन जाने से पहले शिफ्ट कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, 24 यूनिट ग्लार्जिन। अच्छा, 20 यूनिट ग्लार्जिन बहुत होती है, तो हम आईसीयू से वार्ड शिफ्ट कर रहे हैं और 24 यूनिट ग्लार्जिन लगा के भेज दें ना, हम अभी ये राय नहीं देंगे। तो हम अभी इसकी भी आधी डोज 12 यूनिट ग्लार्जिन लगा के और 2 घंटा वेट करके इंसुलिन बंद करके हम उसको शिफ्ट करवा दें, और फिर वहां पे एज पर रिक्वायरमेंट रेगुलर इंसुलिन दिलवाते हैं। तो एक हमने ये आइडिया लिया कि 24 यूनिट 48 यूनिट इंसुलिन पर डे चल रही थी इंफ्यूजन में, तो हमने थोड़ा अमाउंट ग्लार्जिन का देखिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद हम दोबारा दिलवा देंगे जब आवश्यकता होगी। हमने उसको वार्ड भेज दिया। अब एक पेशेंट बहुत कम डोज रिक्वायरमेंट 6 7 8 यूनिट की रिक्वायरमेंट रह रही थी इंफ्यूजन से उसकी, अब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं।
इसको हम अगर इतनी डोज को हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के रूप में देंगे तो वार्ड में जाके हाइपो हो सकता है। तो बहुत कम रिक्वायरमेंट अगर किसी की है तो इसको हम शिफ्ट करा दें, कुछ मील्स देके रेगुलर इंसुलिन दिया, कुछ मील्स दिया, शिफ्ट करा दिया, और रेगुलर इंसुलिन देके और बहुत ही थोड़ी मात्रा में ग्लार्जिन हम कुछ समय बाद वार्ड में रिस्पॉन्स देखते हुए फिर बाद में लगवा सकते हैं। तो डोज रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम बेजल पहले देके और बोलस पे बाद में डिसाइड करें। डोज रिक्वायरमेंट कम है तो बोलस पहले देके मील्स देने के साथ में बेजल के विषय में बाद में हम डिसाइड करें। यह सारी चीजें हर बार कहीं किताब में, जर्नल में, किसी रिकमेंडेशन में इसी तरह से लिखी हो, यह संभव नहीं होता। इसमें से कई अप्रोचेज ऐसी हैं जो हम स्वयं अपने जो अनुभवों से हैं उनके आधार पे अपना निष्कर्ष निकालते हैं। यही निष्कर्ष जब कई लोगों के एक समान हो जाते हैं तो वो एक सिद्धांत बन के गाइडलाइन के रूप में सामने आ जाते हैं। जी। Uh, Third question is, why did we do pre-meal glucose and increase regular insulin in the patient of fracture of femur rather than doing a postprandial glucose? जी, यह प्रश्न बड़ा अच्छा है और इसका थोड़ा आप संतुष्ट होंगे मेरे उत्तर से, थोड़ा नहीं होंगे। उस पेशेंट में हम प्री मील देके और क्यों हम आगे का कार्य कर रहे हैं, वास्तव में क्या है, एक्यूट सेटिंग्स में हमें भोजन के पहले कितना ग्लूकोज लेवल है उसके आधार पे हम रेगुलर इंसुलिन का निर्धारण करते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। रेगुलर इंसुलिन का निर्धारण हमें करना चाहिए भोजन के 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रांडियल वैल्यू कितनी है उसके आधार पर। आज हमने ब्रेकफास्ट के पहले 6 यूनिट दिया, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद हमने वैल्यू देखी, वो 200 निकली। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 यूनिट देने पे 200 वैल्यू आई। 6 यूनिट पर्याप्त नहीं थी, 6 के स्थान पे 7 या 8 यूनिट की आवश्यकता थी। अब यह निष्कर्ष हमने आज निकाला, लेकिन आज तो 6 यूनिट लग चुकी, आज तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस निष्कर्ष का अनुपालन हम कल करेंगे। कल हम 6 यूनिट की जगह 8 यूनिट देंगे और यह कार्य हम लोग अपने ओपीडी में रोज करते हैं। अब वार्ड में दिक्कत क्या आती है या आईसीयू में अगर पेशेंट ओरली अलाउड है उसमें दिक्कत क्या आती है कि पोस्ट प्रैंडियल देते समय हमें प्री प्रैंडियल का कोई अनुमान नहीं। तो पोस्ट प्रैंडियल चेक करने पे तो हमें प्री प्रैंडियल चेक किया, 2 लक्ष्य हो गए उसके। एक तो अभी कितना है, यदि प्री प्रैंडियल ही 200 है तो हमने कल देखा कि कल ब्रेकफास्ट के पहले 6 यूनिट लगी थी और उसके ऊपर पोस्ट ब्रेकफास्ट अगर की गई थी तो वो 200 वाई थी, अर्थात 6 यूनिट कम रही थी, हमें आज 8 देनी है। तो हम कल का अनुमान आज 8 यूनिट का लगा के बैठे हैं, लेकिन आज हमारी प्री प्रैंडियल ही 200 आ गई। याद करिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, करेक्शनल डोज। तो प्री प्रैंडियल चेकिंग जो हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट में करते हैं वह इस करेक्शनल डोज के कारण से करते हैं कि प्री मील 140 होनी चाहिए थी, 140 से ज्यादा नहीं, और 200 है तो 60 यूनिट ज्यादा है। इस 60 को कवर हमें अलग से करना है। तो कल के अनुमान के अनुसार हम 6 + 2 8 यूनिट दे रहे थे, लेकिन आज हमारी 200 आई तो 200 को 140 रखने के अनुसार हमें 2 यूनिट और एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम 6 + 2 कल के आधार पे आज की करेक्शनल डोज 2 यूनिट, तो आज हम 10 यूनिट दे देंगे उसको। यह कारण है प्री प्रैंडियल चेकिंग का, जिससे हम करेक्शनल डोज देके उस पेशेंट को थोड़ा जल्दी नियंत्रण में ला सके। किसी भी कारण से, क्योंकि रोज की परिस्थिति चेंज हो रही है, तो बिना प्री प्रैंडियल को जाने अगर हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं तो वह कुछ केसेस में हमें हमारे पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए प्री प्रैंडियल तो करनी ही करनी है, क्योंकि उस वक्त इंसुलिन लगने जा रही है, चाहे करेक्शनल डोज प्लस करनी हो चाहे करेक्शनल डोज माइनस करनी। हाँ, उसकी एफिकेसी जानने के लिए हम पोस्ट प्रैंडियल एक अतिरिक्त कर दें, वह बनता है और वही हमको सही अनुमान भी देता है कि रेगुलर इंसुलिन कितनी देनी चाहिए। जी।
Sir, how to start IV insulin infusion with Kesol in nil-by-mouth patients? IV insulin infusion by How to start IV insulin infusion with Kesol in with nil-by-mouth KESOL, Kesol, sir. स्टॉल पर मेरे ख्याल से आप शायद KCL कहना चाह रहे हैं। Kesol पोटेशियम injection, क्लोराइड, maybe he means to say potassium chloride हाँ वही मुझे intravenous. लग रहा है कि हम उसको पोटेशियम के साथ में GKI इंफ्यूजन की बात आप शायद कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो आइडियल वे है वो तो यही है कि हम इंसुलिन इंफ्यूजन पंप से हम इसको दें, लेकिन इंसुलिन इंफ्यूजन पंप हर एक जगह पे उपलब्ध नहीं होता। इंफ्यूजन पंप में अधिकांश में 50 ml की सिरिंज लगती है, तो 50 ml में की सिरिंज में इंफ्यूजन बनाने के लिए हमने क्या किया कि 49 ml तो उसमें हमने, या 1 ml में कोई अंतर नहीं पड़ता, 50 ml तो हमने उसमें नॉर्मल सलाइन लिया और 50 ml में हमने 50 यूनिट जो कि करीब करीब 1.2 ml हुआ, वह हमने प्लेन इंसुलिन ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 50 यूनिट इन 50 ml, 1 यूनिट पर ml, कैलकुलेशन में कोई चक्कर नहीं, 1 यूनिट पर ml का इंफ्यूजन सिस्टम बन गया। उसको हम जितना है 1 यूनिट पर आवर, 1.5 यूनिट पर आवर, तो जितने यूनिट देना उतने ml पर आवर की स्पीड से चला। इसमें कभी भी ये मत करिए कि 20 यूनिट की 20 ml की सीरीज है तो 20 ml में हमने 100 भर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करने, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो 20 ml की सीरीज है, 20 यूनिट लीजिए, 1 यूनिट पर ml, और उसी से उसको चलाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। कभी कभी दिमाग कहीं भटका हुआ है, हमने कुछ का कुछ कर दिया। अब हमारे पास इंसुलिन इंफ्यूजन पंप सेट नहीं, अब हम क्या करें? जब कभी ये दिक्कत हो तो हमें एक पीडियाट्रिक ड्रिप सेट ले लेना चाहिए। तो जो हमारा नॉर्मल एडल्ट ड्रिप सेट होता है उसकी जो बूंदें गिरती हैं तो 6 बूंद मिलके 1 ml के बराबर होती है। पीडियाट्रिक ड्रिप सेट की अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो 16 ड्रॉप 1 ml के बराबर होती है, 16 बूंद। तो उससे हम यह टाइट्रेट करना सरल हो जाता है पीडियाट्रिक ड्रिप सेट से कि 16 ड्रॉप 1 ml। अब वहां पे हमने इंफ्यूजन बनाया, और वहां पे भी मैं यही कहूंगा कि 500 ml में और इंफ्यूजन ना बना के हम 100 ml में इंफ्यूजन बनाए। 100 ml उसमें 100 यूनिट इंसुलिन डाली, 1 यूनिट पर ml का उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया और अब उसको चलाएं। यहाँ पे एक कैच दोनों केसेस में जरूर है, एक सिरिंज और सिरिंज से निकलने वाली ट्यूबिंग, यह सब प्लास्टिक की होती है और इसमें इंसुलिन जब पहली बार जाती है तो कुछ इंसुलिन उसकी वॉल पे और ट्यूबिंग में वह एब्जॉर्ब हो जाए, एडजॉर्ब हो जाती है, एडजॉर्प्शन उसकी सरफेस पे। तो हमने डाली तो थी 50 यूनिट, 50 यूनिट में पता चला 5-6 यूनिट या हो सकता है 10 यूनिट, इसका कोई कैलकुलेशन मेरे दिमाग में नहीं है, कम से कम वह दीवार में लग के चिपक के बेकार हो गया। तो इफेक्टिव सोल्यूशन हमारा रहा 40 यूनिट इंसुलिन का, तो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ गया। तो इसके लिए एक राय ये दी जाती है, पहले आप 10 ml वाटर लें, नॉर्मल सलाइन लें और 10 यूनिट इंसुलिन डालें और डाल के सिस्टम को ऐसे घुमा दें और फिर ट्यूबिंग से उस 10 ml को वेस्ट कर दें, तो जो इंसुलिन एब्जॉर्प्शन है सरफेस पे वो हो जाएगा। तो सेचुरेट हो गई साइड। अब इसके बाद जो हमें इंसुलिन जो 50 यूनिट इन 50 ml या 100 यूनिट इन 100 ml या 20 यूनिट इन 20 ml का जो सिस्टम हमने इंफ्यूजन बनाया, अब हम उसको पीडियाट्रिक ड्रिप सेट से आरंभ कर दें, 16 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml, और उसकी गति से हम उसको चलाते हैं। जी, How to start insulin in patient who is put on 60 mg of Visolone for renal FSGN and has now RBS of 500? आप लोग हमें फंसाते जा रहे हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनका 2+2=4 जैसा आंसर नहीं होता। तो जो भी मैं उत्तर दूंगा इसमें कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे।
यह वो पेशेंट हैं जब हम आरंभ करते हैं तो हमें व्यक्ति, जैसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट है ना, जिस दिन आया उस दिन हमें उसके विषय में कुछ नहीं मालूम कि वो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है और कल क्या होगा। तो आज हम एक सेफ रजीम से आरंभ करते हैं और उस रजीम को डेली हमें कायदा ये कहता है कि उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। रिविजन हम नहीं करते तभी हमारा केस गड़बड़ होता है। अब 50 जो मिलीग्राम कोई पेशेंट अगर हमारा प्रेडनिसोलोन दे रहा है, तब उसके ऊपर हम लोगों ने जो हमारा पहला सेशन था बेसल इंसुलिन का, उसके साथ में ये चीज थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस की थी कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया कैसे मैनेज करना चाहिए। हाइड्रोकोर्टिसोन जो हमारी बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, वह 6 to 8 आवर काम करती है। हाइड्रोकोर्टिसोन की टैबलेट या हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन सीरियसली इन पेशेंट में चल रहा है, तो उस केस में हमें उसको कवर करने के लिए रेगुलर इंसुलिन देनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकोर्टिसोन 6 to 8 आवर काम करेगी, रेगुलर इंसुलिन भी 6 to 8 आवर काम करेगी, उसको सबसे अच्छी तरीके से वही न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसके लिए हमें आरंभ में एक आर्बिट्रेरी डोज 4 यूनिट 6 यूनिट इस डोज से हमने आरंभ किया, उसका परिणाम देखा, अगले दिन डिवाइड कर। तो जब जब हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं उसके आधे घंटे पहले हमने रेगुलर इंसुलिन की शॉट दे दी, उसका इफेक्ट देखा, 2 घंटे पे काम नहीं चला, करेक्शनल डोज दी, अगले दिन रिवाइज कर दिया। आपने कहा वाइथलोन मतलब प्रेडनिसोलोन दे रहा है, तो प्रेडनिसोलोन का प्रभाव 12-14 घंटे रहता है और उसको सबसे अच्छा मैच करती है एनपीएच इंसुलिन। तो यदि कोई पेशेंट ओरली प्रेडनिसोलोन ले रहा है तो इंजेक्शन के पूर्व हम उसको एनपीएच की शॉट दे दें, तो वह हमारे प्रेडनिसोलोन का प्रभाव को ठीक प्रकार से उसी फार्माकोकाइनेटिक्स के अनुसार कार्य करते हुए वह न्यूट्रलाइज कर सकती है। पुनः आज दिया, आज हमने उसके 2 बार टेस्ट किए, एक सुबह दिया हमने प्रेडनिसोलोन, सुबह हमने दिया एनपीएच इंसुलिन, बिफोर लंच देख लिया, क्योंकि बिफोर लंच दोनों चीजें अपने सीखते हैं। उस वक्त हमने देखा कि उसका प्रभाव कितना आया और उसके प्रभाव के अनुसार हमने नेक्स्ट डे की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। तीसरा एक परिस्थिति हुई, तीसरी, जिसमें डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन ले रहा है व्यक्ति। अब ये डेक्सामेथासोन 24 घंटे काम करती है, इसके साथ हमको 24 घंटे काम करने वाली ग्लार्जीन इंसुलिन देनी होगी। तो डेक्सामेथासोन देते समय ग्लार्जीन, या हो सकता है हम रेकमेंड से काम चलाना चाहें, ग्लार्जीन ज्यादा बेहतर है, तो हमने ग्लार्जीन इंसुलिन दी और फिर उसकी डोज को अगले समय देख के और फिर उसको टेस्ट किया। इस कार्य को हम 2 बार एनपीएच इंसुलिन देकर भी कर सकते हैं, जिसमें लाभ ये होगा कि हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिल जाएगा। हमने डेक्सामेथासोन दी, सुबह डोज दी, शाम को उसका प्रभाव देखा, दिखा अरे इससे तो काम नहीं चला, तो हमने दूसरी डोज को रिवाइज करके दी। इसमें एक लाभ है कि हम अपने डोज को एक ही दिन में 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक हानि भी है। हानि यह है कि रात में हमने अधिक डोज दे दी तो मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। तो 1-2 दिन लग जाते हैं, जैसे सर्जरी, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब 8th मंथ में और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए हम डेक्सामेथासोन का शॉट लगाते हैं, तो उस वक्त पेशेंट को गायनी ने भेजा कि भाई कल मैं डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाऊंगी, आज इस पेशेंट को राय दो और 2 दिन के लिए लगना है, हमें 2 इंजेक्शन देने हैं। अब 2 दिन तो हमको समझने लग जाते हैं कि क्या हुआ था और क्या करना है, जब तक तीसरे दिन तक हम समझे तब तक वो डेक्सामेथासोन खत्म हो गया। तो यहाँ पूर्वानुमान हमारा कभी कभी ठीक बैठता है, ठीक बैठता है तो हमारी ताली बज जाती है, जिसमें नहीं ठीक बनता वहां पे 2-3 गाली बज जाती है। तो हम लोगों की जिंदगी ताली और गाली के बीच में ही चलती रहती है, जैसा हमारे नसीब में और पेशेंट के नसीब में लिखा हो। जी। Last question, sir. How to start insulin in glucotoxic patient in OPD? इंसुलिन इन Glucotoxic patient. ग्लूकोटॉक्सिक, हाँ, ओके। पहली चीज तो ये टर्म कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, हम तो यूज करते आ रहे हैं। आप कहोगे कि आप कर रहे थे तो अच्छा था, हम कर रहे थे फिर ग्लूकोटॉक्सिक अच्छा नहीं है। लेकिन मतलब एक सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ एक पेशेंट आया
तो हम उसको इंसुलिन कैसे आरंभ करें। ल्यूकोटॉक्सिसिटी तो हमारा अनुमान है कि सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन शट डाउन हो गया। कैसे आरंभ करें? आरंभ तो हमें उस पेशेंट की स्थिति के अनुसार करना होगा कि हम उसे केवल बेसल इंसुलिन दें, ट्वाइस डेली प्रीमिक्स दें, या बेसल बोलन। यह तो उस पेशेंट की, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि अगर पेशेंट सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आया है तो सबसे अच्छा उसकी जो रेमेडी है वो शॉर्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी है। तो वह हमको देना बनता है। रेगुलर 4 बार नहीं देंगे, यह तो सत्य है। हमारे पास दो ऑप्शन इसमें बचते हैं, या हम उसको बेसल बोलस थेरेपी दें, 4 इंजेक्शन दें, या हम उसको ट्वाइस डेली प्रीमिक्स दे दें। अच्छा, आइडियल आदर्श ना होते हुए भी ट्वाइस डेली प्रीमिक्स हम लोग अपनी ओपीडीज में सुबह शाम इसी रोज प्रयोग में लाते हैं। तो शायद ऐसे पेशेंट में मैं उस केस के लिए प्रीमिक्स इंसुलिन का ही चयन करूं। कॉस्ट फैक्टर भी रहता है, और 2 बार के इंसुलिन में ही काम चल जाता है 4 बार की जगह पे। और उसके आधार पे हम कुछ अनुमान के साथ में पहले आरंभ करके, जैसे ऐसे पेशेंट में जब हम ट्वाइस डेली इंसुलिन दे रहे हैं तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि 0.2, 0.3, 0.4 यूनिट पर केजी बॉडी वेट की डोज से हम इसको आरंभ कर लें। हायर डोज में एकदम से हम नहीं जाएंगे, 0.2 या 0.3 यूनिट पर केजी से आरंभ करें, 2/3 मॉर्निंग 1/3 इवनिंग, और फिर उसको क्रमशः टाइट्रेट कर लें। यह हो सकता Right, sir. The last question is about how to modify MSI regimen in a patient before surgery, and what is the reduction of basal insulin and prandial insulin before surgery? है। हाउ टू मॉडिफाई, अगर मैं सही समझ पाया तो शायद एक पेशेंट एमएसआई चल रहा है, पर चल रहा है, और कल उसकी सर्जरी करनी है। आज हमें क्या करना चाहिए? तो अगर यही है आपका प्रश्न का अर्थ जो मैंने समझा, तो पहले दिन तक तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेने में तो कोई चक्कर है ही नहीं। हम बिफोर एवरी मील जो उसका बोलस कंपोनेंट था वो देते रहे। जो बात है बेसल थेरेपी जो पहले दिन दी जा रही थी, तो यदि रात में ग्लार्जिन उसकी दी जा रही थी, जो कि अधिकांश केसेस में दी जाती है। देखिए, ये भी एक बहुत मजे की बात है, इस पर मैं अभी जरूर इसके बाद चर्चा थोड़ी करना चाहूंगा। हम लोगों को यह शुरू से ये ट्रेनिंग हुई है कि बेसल इंसुलिन रात में लेनी। तो हम 3 टाइम बोलस और रात में बेड टाइम ग्लार्जिन यह देते हैं। अब मॉर्निंग में सर्जरी लगी है, रात में हमने ग्लार्जिन दी जो कि 24 घंटे काम करेगी, तो वो पूरा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड 12 घंटे वो हमारे ग्लार्जिन के प्रभाव में रहेगा पेशेंट। तो पहले दिन रात में ग्लार्जिन देना तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पहले दिन रात में हमें वो इंसुलिन देनी चाहिए जो प्रातः काल तक उसका प्रभाव समाप्त हो जाए, और प्रातः काल जब पेशेंट सर्जरी के लिए शिफ्ट किया जा रहा हो तो उस वक्त उसमें केवल बेसल जो इंसुलिन इन्फ्यूजन हो वही काम करना। तो अगर बेसल बोलस पे पेशेंट है और कल सर्जरी होनी, तो आज हम उसको बेसल डोज को रोक के बोलस थेरेपी तो पूरी देते रहे, और रात की ग्लार्जिन की जगह हम उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के रूप में एनपीएस दे दें। अब एनपीएच कितनी दें? आप कहेंगे जितनी ग्लार्जिन चल रही है उतनी एनपीएच दे दो। बिल्कुल नहीं। ग्लार्जिन काम करेगी 24 घंटे, एनपीएच काम करेगी 12 घंटे। तो उतनी ही डोज देंगे तो हमारे उस 12 घंटे में 2 गुनी डोज हो जाएगी, मिडनाइट हाइपो हो जाएगा। तो जब भी हम बेसल के ग्लार्जिन के बदले एनपीएच दे रहे हैं तो डोज सिग्निफिकेंटली कम करनी होगी। और पेरी ऑपरेटिव फेज में है तो सुबह हम कोई पंगा नहीं चाहते सुबह सुबह, इसलिए हम उसको, अगर वो 20 यूनिट बेसल के रूप में ग्लार्जिन ले रहा था तो मैं तो 10 यूनिट ही उसको एनपीएच दूंगा रात में, जिससे वो सुबह तक सब चीजें सामान्य मिले, सर्जरी कर दी जाए। यदि हमारे जैसे व्यक्ति ने ग्लार्जिन उसको सुबह दे रखी, मैंने ये क्यों कहा हमारे जैसे, क्योंकि मैं बहुत गाली खाता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं तुमने कहाँ पढ़ा है कि ग्लार्जिन सुबह लेनी चाहिए? ग्लार्जिन तो बेसल इंसुलिन रात में लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आपने जो पढ़ा, आपने जो उसका एप्लीकेशन किया, वो पढ़े पढ़े को सीधे सीधे अप्लाई कर दिया बस।
एनटीएच के समय में ये सिद्धांत बना था कि बेसल इंसुलिन रात में देनी है। क्यों? एनटीएच 12 घंटे काम करती थी, और बिफोर डिनर अगर हम देते थे तो मिडनाइट में पीक करती थी, हाइपोग्लाइसीमिया कराती थी, और सुबह तक असर कम रह जाता था। इसलिए उसको बिल्कुल सोते समय एज लेट एज पॉसिबल देना आरंभ किया गया, जिससे उसकी पीक आते आते सुबह का मॉर्निंग कोर्टिसोल सर्ज आरंभ हो जाए, और कोर्टिसोल सर्ज ग्लूकोज को बढ़ाए, एनपीएच ग्लूकोज को दबाए, और हम मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया से बच जाए। तो यह प्रणाली, यह पद्धति आरंभ हुई थी एनपीएच के साथ बेड टाइम देने के लिए। ग्लार्जीन के साथ ऐसा कहाँ होता भाई? ग्लार्जीन के साथ तो ये बाध्यता नहीं है कि हम उसको बेड टाइम पे दें या बिफोर डिनर दें। 2-3-4 घंटे के अंतर में ग्लार्जीन के प्रभाव पे या डेटेमिर के प्रभाव पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। डेटेमिर को तो हम दोपहर तक भी दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डेटेमिर को सुबह देंगे या ग्लार्जीन तो डेटेमिर लगभग 20 घंटे कार्य करती है, तब अगली अगली सुबह तक उसका प्रभाव नहीं होगा, तब वो फास्टिंग को नहीं कंट्रोल कर पाएगी। तो डेटेमिर तक यह सिद्धांत ठीक है कि रात में दिया जाए। ग्लार्जीन जो लगभग 23 से 24 घंटे कार्य करती है, उसको तो हम सुबह भी दे सकते हैं, अगली सुबह तक काम करेगी। बल्कि उसमें तो एक लाभ है, दिन भर उसकी पीक आ रही है, और शाम होने के बाद, रात होने के बाद, रात में उसका ट्रफ पीरियड आ रहा है। तो जैसे जैसे रात बीतती जाएगी, ग्लार्जीन का प्रभाव भी कम होते जाएगा, तो मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना और कम हो जाएगी। जो दिन भर की पीक होगी वो दिन भर की पोस्ट प्रैंडियल स्पाइक्स और इंटरमील स्पाइक्स को कवर करने में मदद करेगी। तो इसलिए बाबूजी, यदि आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे ग्लार्जिन गिवन इन द मॉर्निंग आवर्स इज यूजफुल फॉर डे आवर्स। डे आवर्स की जो हमारी ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो सुबह की इंसुलिन ग्लार्जिन से बहुत अच्छी कंट्रोल होती है, और रात में मिडनाइट हाइपो की संभावना कम होती है। हाँ, फास्टिंग जिस वक्त हम चेक करते हैं उस वक्त तक उसका प्रभाव भी बहुत कम होता है। तो यदि फास्टिंग बहुत ज्यादा है तो उस पर हमें प्रभाव सुबह इंसुलिन देने में कम मिलेगा। तो फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया पे बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट, बहुत बहुत एग्रेसिव कंट्रोल मॉर्निंग ग्लार्जिन का नहीं होगा, यह बात सत्य है। लेकिन उससे हमारी सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है, हमारा डे टाइम का मील बहुत अच्छा कंट्रोल भी उससे अच्छा होता है। तो इस प्रकार से बात हमारी कहाँ थी और कहाँ भटक गए कि सर्जरी के पहले यदि हमारा पेशेंट एक दिन पहले हमारे जैसे किसी सरसरे व्यक्ति ने उसको सुबह ग्लार्जिन दे रखी थी, तो आराम से उसको सुबह ग्लार्जिन दीजिए, तीनों बोलस दीजिए, अगली सुबह सर्जरी करिए, इंसुलिन से कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। जी। Now, there is no question, but there is a request, actually two requests to give a lecture on GDM if possible. चलिए, मोगेम्बो खुश हुआ। यदि आपने कोई अनुरोध किया तो यह आपका सम्मान है कि कुछ आप में लगन है, जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, और मेरा सम्मान है कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं करूँ। अपनी क्षमता भर मैं अवश्य करूंगा। और यह जनवरी से हम लोग के सेशन जो आरंभ हुए, एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, तब से लगातार चल रहे हैं। लेकिन इधर 15 दिन अति व्यस्त बीते हैं, और आने वाला 1 से 1.5 महीना भी अति व्यस्त बीतेगा, क्योंकि कुछ और कार्य हैं जिसमें आप लोगों के साथ करने वाले इन कार्यक्रमों को एक अलग रूप देने के लिए आज मैं थोड़ा सा पत्ते छुपा के बोल रहा हूँ। शायद कुछ दिनों में मैं इसको डिस्क्लोज करूँ, जो आप सबको अच्छा लगेगा। तो जीडीएम पे आप लोगों का अवश्य, आपका कहना था रखो पे हम इसको, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद कई तरह के और भी जो है हम आए हुए हैं, वो जीडीएम पे भी करना है। कल हमारा थायराइड का भी सेशन समाप्त हुआ, आज इंसुलिन का समाप्त हो रहा है, तो अभी हम शायद 1-1.5 महीने के बाद हम दोबारा आरंभ करेंगे। लेकिन आप लोगों से दोबारा संपर्क कैसे होगा, इसके लिए आप लोग ये जो ग्रुप्स हैं हमारे, वो ज्वाइन किए रहिए, जिससे उसमें चर्चा चलती रहती है। हमारे ग्रुप वाले ये भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई तुमने ग्रुप बना दिया और तुम खुद तो गायब हो गए, तुम खुद तो बोलते नहीं हो। लेकिन हमसे अधिक कर्मठ और जुझारू और रुचि लेके कार्य करने वाले बहुत ढूंढू प्रवृत्ति के लोग उन ग्रुप्स में हैं, और वो शंकाओं के समाधान में मुझसे ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं।
तो इसलिए उन ग्रुप्स में आप लोग जाइए, जब जब हम आरंभ करेंगे तो अवश्य आपको इसमें सूचना मिल जाएगी। एक दो प्रश्न कुछ और थे जो बीच में आए थे, जो शायद अभी बाकी हो, अगर कोई हो तो आगे पूछ लीजिए। एक है होमा IR कैन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ इंसुलिन। होमा यार, यह एक रिसर्च टूल, तो मत इसके चक्कर में पड़िए। यह हमको जितना बताता है उससे ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। होमा IR इसको यूज किया जाता है कुछ सेटिंग्स में, लेकिन उसके साथ कई कैवियट जोड़ दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा था, इसलिए जो इसके रिजल्ट आए वो यहाँ पे इंटरप्रेट किए जा सकने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो हम उनके चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा। कुछ केसेस में हम सी पेप्टाइड करा के थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें फूल प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने बताया वही सत्य है, इसमें बहुत कुछ इसके आगे पीछे भी होता रहता है। जी, Should Ryzodec insulin be used at the same time every day? एट द सेम टाइम। हाँ, एक ही टाइम पे रोज लेना जरूरी है। अच्छा, ओके ओके, एक ही टाइम पे। देखिए, राइजोडेक इंसुलिन में दो इंसुलिन का कॉम्बिनेशन है। एक डिग्लूडेक जो कि 40 घंटे काम करती है, और एक एस्पार्ट जो कि 4 घंटे काम करती है। तो जो 40 घंटे काम करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो तो आगे पीछे हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ग्लार्जीन अगर आगे पीछे होगी तो 23 से 24 घंटे, पूरे 24 घंटे भी काम नहीं करती, तो वो तो आगे पीछे होगी। तो हमारा पेशेंट 1 2 3 घंटे के लिए विदाउट इंसुलिन छूट जाएगा। लेकिन डिग्लूडेक के साथ तो देखा गया कि 12 घंटे भी अगर आगे पीछे हो जाए तो उसकी स्टेडी स्टेट में कोई बहुत अंतर नहीं आता। लेकिन यहाँ राइजोडेक का जिक्र कर रहे हैं, राइजोडेक में एस्पार्ट भी जुड़ी हुई है। तो एस्पार्ट हमें कब देनी है? बिफोर मील्स देनी है। तो अगर हम बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, हम किसी भी समय राइजोडेक को दे रहे हैं तो आगे पीछे हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। मील के आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जब हम भोजन ले रहे हैं उसके 15 मिनट पहले राइजोडेक लगा लें। अब वो 12 बजे हो, दोपहर के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितना हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जी, Management of hypoglycemia and use of glucometers in SMBG. I guess ये तो एक मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, दूसरा क्या था? and use of glucometers in SMBG. इन SMBG. SMBG, ओके। दूसरी वाली बात तो जल्दी से कर लेते हैं पहले। SMBG जो हम करते हैं उसमें हमें बहुत ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि पेशेंट एक पैटर्न को फॉलो करे। हमारे पास आने वाले अधिकांश पेशेंट जब आएंगे तो इतना मोटा खर्रा रख देंगे हमारे सामने, कहेंगे डॉक्टर इतनी सारी चेक की, पूछे क्या किया तुमने? डॉक्टर मैं रोज चेक करता हूँ। देखा रोज रोज उन्होंने फास्टिंग ग्लूकोज लगा दिया तो 50 60 वैल्यू उसके साथ आ गए। दूसरा पैटर्न जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, दूसरा बड़ा प्रिय है लोगों को, कम से कम मेरे पास आने वाले पेशेंट को, सुबह कर ली और शाम कर ली। हर बार सर मारते रहो उनसे, लेकिन वो फास्टिंग सुबह कर लेंगे, शाम को बिफोर डिनर कर लेंगे। हमारे पास पीपी वैल्यू कोई है ही नहीं। तीसरा पैटर्न जो मिलता है कि 10 बार फास्टिंग कर ली और 1 या 2 बार पीपी कर ली बस। तो हमें अगर एसएमबीजी अच्छे तरह से करानी है तो हमारे भारतीय जो जीवनचर्या है, हमारी जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें फास्टिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच जरूर ऐड करें। अधिकांश व्यक्ति नाश्ता हल्का लेते हैं और लंच अच्छा खासा लेते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सुबह 9 10 10:30 11 बजे खा के घर से निकल जाते हैं। तो सुबह तो वो चाय और 2 बिस्किट या रस्क लेने की बड़ी आदत पड़ गई है। अंग्रेज छोड़ गए, रस्क छोड़ गए यहाँ पे। तो वो सुबह चाय और बिस्किट रस्क खा के उन्होंने पीपी देख ली और खुश हो गए कि मेरी तो पीपी ठीक चल रही है, और उन्होंने 11 बजे 4 रोटी खाई, चलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो जो हमारा सब्सटेंशियल मील हो उसके बाद देखना बहुत आवश्यक है, तो प्रॉपर हो। अच्छा, पेशेंट लिखता क्या है?
आज 28 तारीख इतनी आई, कल 29 तारीख इतनी आई, वो एक लाइन में लिख रहा था। अब उसमें छांटते रहो कौन सी फास्टिंग की है, कौन सी पीपी की है। जब तक फास्टिंग को याद करो पीपी भूल गए। तो मैं हर एक से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भैया एक कॉलम फास्टिंग का बनाओ, एक कॉलम आफ्टर ब्रेकफास्ट का, एक कॉलम आफ्टर लंच का। जो चार्ट दे रहे हैं उससे भर के लाओ। तो उससे हम एट ए ग्लांस हम ये जान सकते हैं फास्टिंग किस रेंज में, आफ्टर ब्रेकफास्ट किस रेंज में, आफ्टर लंच किस रेंज में। आरंभ में हम जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं, जैसे जैसे नियंत्रण आता जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं। तो यह ग्लूकोमीटर के द्वारा हम ये लाभ ले सकते हैं, लेकिन ग्लूकोमीटर का समय समय पे कैलिब्रेशन अवश्य करें। कैलिब्रेशन कैसे करें? फास्टिंग ग्लूकोज को कैलिब्रेट करें पीपी की तुलना में, क्योंकि पीपी में फ्लक्चुएशन वैसे ही ज्यादा होते हैं, प्लास्टिक में कम होते हैं। या तो उस ड्रॉप से करें जो उसके साथ सोल्यूशन आता है, या लैब अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ की 50% लैब खटारा होती है, उससे तो भैया ग्लूकोमीटर ही अच्छा है। तो उससे ग्लूकोमीटर पे खटारा लैब है, मैं ग्लूकोमीटर पे ज्यादा भरोसा करूंगा। और लैब अच्छी है तो मैं लैब पे कर लूंगा। तो लैब में जाइए, उसमें ब्लड निकलवाइए, वही सेम ब्लड ग्लूकोमीटर पे डाल दीजिए। क्योंकि बहस क्या होती है, सुबह 6 बजे हमने घर पे ग्लूकोमीटर पे देखा था, 8 बजे लैब में दिया, डॉक्टर इसमें 200 का अंतर आ गया। तो यानी एक ही ब्लड में दोनों को मैच किया जाए। फास्टिंग सैंपल जब हम लेते हैं तो वीनस ब्लड और कैपिलरी ब्लड में फास्टिंग में बहुत डिफरेंस नहीं होता, पोस्ट प्रैंडियल में काफी होता। तो हमें मैच करना है लैब से, तो फास्टिंग वैल्यू को कर। पहले वाला वो मैं भूल गया, आदित्य जी क्या था इसका पहला भाग? मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया सर। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इंसुलिन की बात हो रही है तो ये मेरी कमी है कि मैंने इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कहीं कवर नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था। तो ये तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी कमी रह गई। दो प्रकार की स्थितियां हुई। एक हुआ हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, तो जिसमें असिस्टेंस की आवश्यकता है। पेशेंट अपने आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई अन्य व्यक्ति से करेक्ट करना। उस सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया में भी एक हॉस्पिटल में हुआ और एक घर में हुआ। हॉस्पिटल में हुआ तो ठीक है, आप ग्लूकोज दे के कवर कर लेंगे। 25% डेक्सट्रोज आपने 25 ml दिया, और उसके बाद आवश्यकता हुई तो 5% डेक्सट्रोज या डीएनएस से कंटिन्यू कर दिया। लेकिन जब घर पे है यदि कोई पेशेंट और सीवियर हाइपो के साथ में है, वो अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस है, तो जो सबसे आवश्यक वो बात है वो मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले बता दूं। देखो पिक्चर में तुमने क्या देखा, हीरोइन जो पड़ी हुई है और हीरो आया, उसने मुंह खोला, ऊपर से गिलास से पानी डाल दिया। तो ना मरता होगा मरीज तो मर जाएगा। तो जितनी भी प्रक्रियाएं हम फिल्मों में देखते हैं वो सब नहीं करनी। पेट दबाया तो हीरोइन के मुंह से फुबारा निकला, तो ये वाली काम नहीं करनी हमें। सब अच्छा, लेटे हुए व्यक्ति को सबसे पहले तो पब्लिक लग जाती है इसको तकिया लगाओ, दूसरा लग जाती है कि उसको बैठाओ। तो कुछ नहीं करना, गिरा पड़ा है, गंदगी में भी गिरा हुआ है तो उसे गिरा रहने दो। उससे सबसे पहली चीज सर बचना, तो जिससे एस्पिरेशन रोक सके। दूसरी चीज, सर के ऊपर कुछ नहीं, नीचे नहीं लगाना, सर लटका रहने दो जिससे ओरल सिक्रीशन ट्रिकल डाउन कर सके। तीसरी चीज, मुंह में कुछ लिक्विड नहीं डालना, क्योंकि अनकॉन्शियस व्यक्ति में वो एस्पिरेट कर लेगा और वहीं पे सब राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए 1 चम्मच ग्लूकोज ले, उसमें 2-3 चम्मच, 2-3 बूंद पानी की डाले जिससे वो गीला हो जाए। व्यक्ति को कन्वर्ट किए हुए यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा के बगल में, वहां पे अंदर रख दे। अब वो बक्कल म्यूकोसा से, अंदर टंग म्यूकोसा से वो एब्जॉर्ब होके, वो जब तक वो बाकी कार्य करेगा तब तक पेशेंट पे उसमें कम से कम ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ने लग जाएगा, वो के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। तो यह तीनों काम करके अब ग्लूकोमीटर लाए, चेक करें, और अब इसके बाद सोचे कि हमें क्या करना है। ग्लूकोज हमने तैयार कर लिया। 2 चम्मच से ज्यादा ग्लूकोज नहीं डालना पानी में, क्योंकि जितना ग्लूकोज डालेंगे वह लिक्विड उतना नॉसिएटिंग होता जाएगा। तो अगर हमने पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, उसको हमने पिला दिया, तो वो हो सकता है उल्टी कर दे, फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो इसलिए 2 चम्मच ग्लूकोज
हमने 1 कप पानी में मिला के थोड़ा नमक नींबू जरूर डाल दिया, जिससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाए। और लेटे हुए व्यक्ति को बार बार एक ही बात, कुछ लिक्विड नहीं पिलाना। जब वो थोड़ा सा रिवाइव होना आरंभ हुआ उस बोतल ग्लूकोजा में रखे हुए ग्लूकोज से, तब उस पेशेंट को हमने बैठाया। जब वो इस स्थिति में हुआ कि 1 चम्मच करके पीता रहे, तब चम्मच से, गिलास से नहीं, चम्मच से 1-1 चम्मच उसके मुंह में दिया, वो सॉलो स्वयं करे, हमें ठूस नहीं देना। इस प्रकार से व्यक्ति हमारा जब 10-15 मिनट में पर्याप्त रूप से वो सचेत हो गया, अब हम उसके लिए लंबे समय तक काम चलाता रहे ऐसा फूड स्टफ दे देंगे। फल दे दें, ब्रेड, रोटी, दूध, चाय, बिस्किट, जिससे कि फिर देर तक वो काम कर सके। और इस दौरान हमें 10-10 मिनट पे 2-3 बार ग्लूकोज की वैल्यूज देख लेनी है कि वो अब होश में आ गया अगर पेशेंट, तो वो भी पर्याप्त है, लेकिन वह दोबारा बेहोश ना हो जाए, इसके लिए हमें कुछ फूड स्टेप जरूर देना। इसके बाद हमें अब अगले स्टेप पे आना है कि हाइपोग्लाइसीमिया हुआ क्यों था और हम उसके लिए क्या। तो यह तो हो गया हमारा घर पे होने वाला हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके लिए असिस्टेंस आवश्यक है। अब क्या होता है हमारे यहाँ कि जब व्यक्ति होश में आता है तो हम ढूंढ के ला के 2-3-4 गुलाब जामुन और बर्फी और पता नहीं क्या क्या उसको खिला देते हैं। और फिर जब टेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब ये तो आ गई, ये तो अब क्या करें बताओ। अच्छा, डॉक्टर भी कभी कभी समझदार होते, कहते हैं 10 यूनिट इंसुलिन लगा दो, 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर वही। तो यह दोनों कार्य नहीं करने हैं, तो हमें रीजनेबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके लिए कहा जाता है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने दिया, उससे अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो हमने 15 ग्राम फिर रिपीट किया। और जब पेशेंट रिवाइव हो गया, तब उसको हमने कुछ भोजन, जो कि देर तक हम उसको ग्लूकोज सप्लाई करता है, वो दीजिए। जी और कोई क्वेश्चन है नहीं सर? चलिए, तो बहुत बढ़िया सफर रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है हर कार्यक्रम में आप लोगों के साथ जुड़ने से। और आप लोगों को कितना आनंद आया, आया भी कि नहीं आया, लेकिन यह एक सीमा तक हमें मालूम पड़ता है आपकी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से। क्योंकि हर समाज में, समाज क्या है, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको कि किसी चीज में कोई रुचि नहीं होती। तो मैं यहाँ पे जरा अपने मन की एक बात कर लूँ कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, 25% दुर्योधन होते हैं, जिन्हें कुछ भी कर लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ पे चले, उनको आप कुछ नहीं पढ़ा सकते, कुछ नहीं करा सकते। तो उनको तो बस कृपा करके आप शांत रहें, इतना ही बहुत है। 25 एकलव्य होते हैं, जिनको आपकी आवश्यकता ही नहीं है, आप हो या ना हो, वो एकलव्य है, वो अर्जुन है, वो वैसे ही बन के निकलेंगे। और धनुर्धर, महाधनुर्धर, महाबलशाली, उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। जो 50% बीच के है ना, ये पेंडुलम होते हैं। और ये पेंडुलम यह निर्भर करता है कि हमारा वातावरण कैसा, वातावरण बढ़िया नहीं मिला, वो अर्जुन एकलव्य बन गए, वरना दुर्योधन बनने को जो दुनिया तैयार रहती। तो आप लोगों में जो 102 लोग अभी इस इतना ओवरड्यू होने के बाद भी जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा नमन। आप सबकी इस सहनशीलता को, इस जुड़ाव को, इस समर्पण को हमारा नमन। और आप लोगों के लिए ही मन करता है ओके, हम जितना करें, बार बार करें, उतना कम है। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो आपसे ज्यादा मेरे लिए लाभदायक होता है। क्योंकि वह विचार जो आप लोगों से इस चर्चा के दौरान मन में उठते हैं, वह कुछ ना कहीं एक स्पार्क जरूर उत्पन्न करते हैं कि यह चीज और समझनी और जाननी और अच्छे से बतानी है। अभी इस कोर्स में, इस कार्यक्रम में, जैसे आज ही आया हाइपोग्लाइसीमिया, मैं इसको इतनी बार कर चुका है, ये अपना इंसुलिन का सर्टिफिकेट कोर्स, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कभी दिमाग में ही नहीं आया कि इसको भी जोड़ना है। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है इंसुलिन थेरेपी का।
तो यह इसके साथ में हम अगली बार इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और इस सलाह के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका पुनः आभार। नमस्ते। एरिस की टीम, अमित आनंद जी, और जो हमारे साथ हमेशा इस 5वें सेशन में चर्चा में रहे आदित्य जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजित कराया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्ते। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you to all the clinicians for joining in and making this program successful.